क्या 8 माइल मूवी एमिनेम की ही रियल लाइफ बायोपिक थी? 8 माइल मूवी के लिए एमिनेम ने कौन कौन से बदलाव किए थे? एमिनेम को 8 माइल मूवी के अंदर आखिर बनी रैबिट क्यों बुलाया गया था? कैसे हुए थे इस मूवी के अंदर बिहाइंड द सीन रैप्स और रैप बैटल्स? कितने पॉपुलर हुए थे इस मूवी के गाने और उन्होंने कौन कौन से रियल लाइफ रिकॉर्ड तोड़े थे? और आखिर 8 माइल मूवी का सीक्वल आया तो हमें पता क्यों नहीं चला? भले ही इनिशियल ईयर्स में हम में से बहुत सारे लोगों को रैप लिरिक्स समझ में आते हों या ना आते हों, बट एमिनेम को हम में से बहुत सारे लोगों ने सुना था। और एमिनेम की मूवी 8 माइल उन्हीं फैंस की वजह से इतनी ज्यादा पॉपुलर है कि कमेंट्स में भी आप में से बहुत सारे लोगों ने इस रिक्वेस्ट की भंडार लगा दी थी। एंड डेफिनेटली हम भी उन्हीं फैंस में से आते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो में कर लेते हैं 15 अमेजिंग माइंड ब्लोइंग और ऑसम द 8 माइल मूवी फैक्ट्स, वो भी भारी भरकम स्पॉयलर्स के साथ। हे गाइस, मेरा नाम है पंकज सागर और आपको स्वागत है गेमों को हिंदी के एक और फ्रेश वीडियो में। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। 8 माइल मूवी को बनाने का इनिशियल आइडिया प्रोड्यूसर ब्रायन ग्रेजर को आया था, जो बेसिकली हिप हॉप के साथ सैटरडे नाइट फीवर जैसी मूवी बनाना चाहते थे। और साल 2002 के एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि उन्होंने MTV पर सिर्फ और सिर्फ 6 सेकंड के लिए एमिनेम का एक फुटेज देखा था, जिसके अंदर उन्हें आईसी, अर्बन, स्कैरी ग्लेयर, सेल्फ इफेक्टिंग और उनकी पर्सनैलिटी में ऐसी कई सारी चीजें देखने को मिली और वहीं से वो एमिनेम से मिलना चाहते थे। अल्टीमेटली इस मूवी को लिखने की जिम्मेदारी स्कॉट सिल्वर को सौंपी गई, जिन्होंने एमिनेम के साथ ही मिलकर इस कहानी को उनकी लाइफ पर एक पार्शियल बायोग्राफी की तरह डिजाइन किया। इस मूवी को डायरेक्ट किया था डायरेक्टर कर्टिस हैंसन ने, जिन्हें 1997 में अपनी LA कॉन्फिडेंशियल मूवी के लिए बेस्ट डायरेक्टर का ऑस्कर अवार्ड नॉमिनेशन मिला था। लेकिन इनिशियली वो इस मूवी के फाइनल डायरेक्टर नहीं थे और उनसे पहले एक्चुअली यहाँ पर स्लम डॉग मिलियनेयर को डायरेक्ट करने वाले डैनी बॉयल और क्विंटन टैरेंटिनो जैसे डायरेक्टर्स को कंसीडर किया जा रहा था, जहाँ पर एक्चुअली डैनी बॉयल ने प्रोड्यूसर्स और एमिनेम से भी मुलाकात कर ली थी, लेकिन क्रिएटिव डिफरेंसेस के चलते उनके अंडर ये मूवी आगे नहीं बढ़ पाई। इसके अलावा कुछ रिपोर्ट्स के हिसाब से क्विंटन टैरेंटिनो भी इस मूवी को बनाना चाहते थे, लेकिन उस जमाने में अपनी मूवी किल बिल में बिजी होने के कारण उन्होंने इस मूवी को छोड़ दिया। लेकिन क्या आपको मालूम है कि इस मूवी का आइकॉनिक नाम 8 माइल एक्चुअली इस मूवी के शूटिंग से सिर्फ और सिर्फ 3 हफ्ते पहले ही चुना गया था और थ्रू आउट द शूटिंग इसे अनटाइटल्ड डेट्रॉइट प्रोडक्शन बुलाया जा रहा था। फाइनली इस मूवी का नाम डायरेक्टर कर्टिस हैंसन ने रखा, जो मूवी के कास्ट और क्रू को काफी ज्यादा पसंद आया। और इस नाम का एक्चुअली बहुत ही सिग्निफिकेंट मीनिंग भी है, जहां पर 8 माइल बेसिकली डेट्रॉइट के 8 माइल रोड से इंस्पायर्ड था, जो बेसिकली असल में 20 मील लंबा एक रास्ता है जो एक डिवाइडर की तरह भी काम करता है अलग अलग मिशिगन काउंटीज के लिए, जहां पर डेट्रॉइट के नॉर्दर्न बॉर्डर्स के अंदर 8 माइल बेसिकली अफ्रीकन अमेरिकन कम्युनिटीज और व्हाइट कम्युनिटीज के बीच में एक डिवाइडर की तरह काम किया करता था। यही रीजन था कि 1993 में एक 8MBA यानी 8 माइल बुलेवार्ड एसोसिएशन भी बनाया गया था इस पूरे के पूरे लोकेशन को रिवाइटलाइज करने के लिए। और जैसा कि इस मूवी के कास्ट, कैरेक्टर और कहानियां इसी लोकेशन की थी, तो ये नाम बहुत ही सूटेबल साबित हुआ। लेकिन एमिनेम को इस मूवी के अंदर आखिर बनी रैबिट क्यों बुलाया गया? वेल, शायद आप में से बहुत सारे कम लोगों ने इस बात को रियलाइज किया होगा कि इस मूवी के अंदर एमिनेम ने खुद को प्ले नहीं किया था। यहाँ तक कि उन्होंने अपनी प्री ब्लॉन्ड लुक को इस मूवी के अंदर चेंज करके ब्लैक हेयर वाला लुक अपनाया था, जिसे उन्होंने आगे कंटिन्यू किया। यहाँ तक कि एमिनेम ने इस रोल के लिए 12 किलो तक का अपना वजन भी घटाया था। खैर, मूवी के अंदर उन्हें बनी बुलाने का सबसे बड़ा रीजन उनके कान थे और रियल लाइफ में उनके कई सारे दोस्त और जानने वाले उन्हें बचपन में मिकी बुलाया करते थे। उसी का रेफरेंस देते हुए इस मूवी के अंदर यहाँ पर एमिनेम को बनी बुलाया गया था। इसके अलावा इस मूवी के कुछ इनिशियल आइडियाज भी थे, जहाँ पर ओरिजिनल स्क्रिप्ट के हिसाब से यहाँ पर बी रैबिट एक्चुअली एक होटल में काम करता हुआ दिखाया जाता, जो अमीर लोगों को और उनके सामानों को ढोता और उन्हें कैरी करता। साथ ही साथ यहाँ पर उसके एम्प्लॉयमेंट और पर्सनल प्रॉब्लम्स को भी यहाँ पर शोकेस किया जाता। लेकिन इस मूवी के अंदर दिखाए हुए असली रैप्स का क्या? वेल, उसमें से ज्यादातर की जिम्मेदारी यहाँ पर एमिनेम ने ही उठाई थी और मूवी के ज्यादातर रैप्स को यहाँ पर एमिनेम ने खुद ही लिखा था। और मूवी के सीन्स के बीच में वो इस मूवी के कई सारे रैप्स को लिखा करते थे। और बस वाले सीन के अंदर जहाँ पर आपको एमिनेम एक पेपर के अंदर कुछ लिखते हुए नजर आते हैं, वो एक्चुअली उनका वो रैप शीट था, जो आगे जाकर ऑक्शन में तकरीबन $10,000 में रियल लाइफ में बिका था।
माइकल शैनन जो डीसी एक्सटेंडेड यूनिवर्स के अंदर हमें जनरल जॉर्ड के रूप में देखने को मिले थे, वो इस मूवी के अंदर हमें बी रैबिट के सौतेले बाप / हाई स्कूल सीनियर के रूप में देखने को मिले थे। और एक्चुअली मूवी देखने में हमें ऐसा ही लगता था इन दोनों के बीच में एज का डिफरेंस जरूर है, एंड डेफिनेटली इन दोनों के बीच में रियल लाइफ में एज का डिफरेंस जरूर है, बट सच ये है कि यहाँ पर एमिनेम रियल लाइफ में माइकल शैनन से 2 साल बड़े हैं, जो माइकल शैनन की परफॉर्मेंस को आइकॉनिक बनाती है। वहीं पर इस मूवी के अंदर रैप एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी, इसीलिए यहाँ पर इस मूवी के अंदर इतने सारे रैप बैटल्स देखने को मिले। और फिल्मिंग के लिए इन रैप बैटल्स के लिए रैपर्स और ऑडियंस को इकट्ठा करने का भी एक बहुत ही अच्छा प्रोडक्शन ने तरीका निकाला था, जहाँ पर बिहाइंड द सीन सचमुच का एक रैप बैटल ऑर्गेनाइज किया जाता था, जिनमें से जो भी रैपर जीतते थे उनमें से कुछ रैपर्स को मौका मिलता था फिल्मिंग के अंदर एमिनेम के खिलाफ रैप बैटल करने का। और यहाँ पर एमिनेम भी फिल्मिंग के दौरान इन रैप बैटल्स के अंदर इम्प्रोवाइज पे इम्प्रोवाइज किया करते थे, जिसके कारण जो भी आपको रिएक्शन ऑडियंस का देखने को मूवी के अंदर मिला है वो उनके जेन्युइन अमेजमेंट का रिएक्शन था। खैर इस मूवी के अंदर पापा डॉग एक बहुत ही आइकॉनिक विलन था, जिसको फाइनली एमिनेम रैप बैटल में हरा कर खुद को साबित करता है। लेकिन अगर आपने इस मूवी को ध्यान से नहीं देखा था तो शायद आप ये बात भूल गए होंगे कि इस मूवी के अंदर हमें एक्चुअली एंथनी मैकी पापा डॉग के रूप में देखने को मिले थे, जो मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर फैल्कन और बाद में कैप्टन अमेरिका के रूप से जाने जाते हैं। और इस मूवी के अंदर पापा डॉग का ही रोल उनका सबसे पहला एक्टिंग डेब्यू था। खैर वहीं पर अगर बात करें बी रैबिट के बेस्ट फ्रेंड यानी फ्यूचर की, तो उनका कैरेक्टर D12 के मेंबर रैपर प्रूफ पर मॉडल किया गया था। इनिशियली ये रोल प्रूफ को ही दिया जा रहा था, लेकिन वो ये रोल नहीं कर पाए, जिसके कारण यहाँ पर मेकी फाइफर को इस रोल के लिए कास्ट किया गया। बाद में हमें रैपर प्रूफ लिल टिक के रूप में इस मूवी में कैमियो देते हुए नजर आए। ऑल्सो इस मूवी के अंदर चेडर बॉब के रोल के लिए पहले सेथ रोगन इस कैरेक्टर को करना चाहते थे, और इसके लिए उन्होंने ऑडिशन भी दिया था, लेकिन फाइनली इस रोल को एवन जोन्स ने प्ले किया। मूवी के ऑथेंटिक दिखने का एक और बहुत बड़ा रीजन था कि इस मूवी को डेट्रॉइट के अंदर ही कई सारे लोकेशंस के अंदर शूट किया गया था, जैसे कि चिन टिकी बार और रेस्टोरेंट। लेकिन सच तो ये कि रियल लाइफ में ये लोकेशन 1980 के जमाने में ही बंद कर दिया गया था, बट मूवी के लिए इसे रीपर्पज किया गया। वहीं पर दूसरी ओर मूवी में दिखा हुआ फेमस डेट्रॉइट क्लब पूरा का पूरा एक रेप्लिका सेट बनाया गया था, बिल्कुल ओरिजिनल की तरह, जहां पर डेट्रॉइट क्लब ने ही एमिनेम ने भी अपनी रैप बैटल्स की शुरुआत की थी, इसीलिए इस मूवी के अंदर इसे दिखाना बहुत जरूरी था। अब इस मूवी का एक बहुत ही अनइम्पोर्टेंट सा एक डिलीटेड सीन था, जिसके अंदर एमिनेम का कैरेक्टर बी रैबिट एक्चुअली एक हॉर्स को पेट करता हुआ नजर आता है, जो अपने आप में एक बहुत ही ज्यादा इमोशनल सीन था। बट सच तो ये है कि एमिनेम को रियल लाइफ में घोड़ों से बहुत डर लगता है, जिसके कारण वो इस पूरे के पूरे सीन को शूट करते समय बहुत ही ज्यादा अनकंफर्टेबल थी, और एमिनेम ने इस पूरे के पूरे सीन को जबरदस्ती इस मूवी से हटवाया था। इस मूवी के साथ साथ इस मूवी का म्यूजिक भी बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ, जहां पर इस मूवी का लूज योरसेल्फ गाना एमिनेम का फर्स्ट नंबर 1 यूएस सिंगल साबित हुआ, और एल्बम के आते ही यूएस बिलबोर्ड 200 के अंदर ये नंबर 1 की पोजीशन में साल 2002 में रहा, जहां पर इस एल्बम की रिलीज होते ही सिर्फ और सिर्फ 2 महीने के अंदर इसके 32 लाख कॉपीज बिकी। इन सब के ऊपर इस मूवी का लूज योरसेल्फ गाना सबसे पहला रैप सॉन्ग भी बना था, जिसे पहली बार बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का अवार्ड दिया गया। बात करें अगर इस मूवी की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की, तो ये मूवी वहां पर भी बहुत जानदार साबित हुई, जहां पर $41 मिलियन की बजट पर इस मूवी ने टोटल $242 मिलियन की कमाई की, और अपने पहले ही ओपनिंग वीकेंड के अंदर इसने अपने बजट को सरपास करके $51 मिलियन की कमाई की। साथ ही साथ ये होम व्यूवर्स के लिए भी काफी ज्यादा बेहतरीन साबित हुई थी, जहां पर डीवीडी और बाकी होम एंटरटेनमेंट के लिए इसने तकरीबन $75 मिलियन का एडिशनल सेल्स जनरेट किया था, और ऐसा करने वाली ये पहली R रेटेड मूवी बनी। इसके अलावा इस मूवी को गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स के बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग, बेस्ट म्यूजिक और बेस्ट ऑफ शो का नॉमिनेशन मिला था। अब इतना सक्सेसफुल होने के बाद इस मूवी का सीक्वल हमें फ्यूचर में कभी क्यों नहीं देखने को मिला? इसका सीक्वल प्लान किया भी गया था, और इसका सीक्वल आया भी, जिसके बारे में आपको शायद पता नहीं होगा। जेक जिलेनहॉल स्टारिंग साउथपॉ बेसिकली इस मूवी का एक स्पिरिचुअल सीक्वल होने वाली थी, और यहाँ पर भी हमें एमिनेम ही मेन लीड बॉक्सर के रूप में देखने को मिलने वाले थे, जो बेसिकली पहली मूवी के अंदर एमिनेम के कैरेक्टर के कुछ बनने से पहले के स्ट्रगल, और इस मूवी के अंदर एमिनेम एक ऐसा कैरेक्टर प्ले करते जहां पर वो फेम और सक्सेस के साथ एक नया स्ट्रगल लोगों को दिखा रहे होते। बट एमिनेम को इस मूवी के लिए एज अ लीड लेकर चल पाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा था,
जिसके कारण यहाँ पर जेक जिलेनहॉल को कास्ट किया गया और इस मूवी का 8 माइल से कनेक्शन पूरी तरह से छूट गया। सो गाइज, उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद जरूर आई होगी, और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। कमेंट्स में आप बताइएगा कि आपको और क्या क्या मालूम है इस मूवी के बारे में, और आप अगली बार कौन सा 50 फैक्ट देखना चाहेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसी ऑसम वीडियो इस चैनल पर लाते रहते हैं। मैं जल्द ही आपको एक नई वीडियो में देखने को मिलूंगा, तब तक आप हमारी इन वीडियोस को एंजॉय कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, गुड बाय।